गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सब लोग? मनन नक्षत, खूब खुश रहो बेटा। बढ़िया। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, जो अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूले और फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट क्लास। अरे डाउट क्लास का मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गया। एक्चुअल में मुझे क्वेश्चंस आपको भेजना है ग्रुप पे। ठीक है, तो ये खत्म कर लेते हैं। ये खत्म हो जाएगा टॉपिक आज। ठीक है, और रोटेशन के डाउट्स तो किसी ने भेजे ही नहीं। कोई रोटेशन आपने भेजा ही नहीं, कोई डाउट। ठीक है, इसकी जस्ट बात ले लेते हैं। कब है टेस्ट? कल है ना? कल टेस्ट है क्या? कल टेस्ट है? फ्राइडे है ना? फ्राइडे टेस्ट है। तो बेटा प्लीज डाउट तो भेजो मेरे को। मैं अपने मन से पढ़ाऊं उसकी बजाय आपके डाउट्स को पहले लेके फिर मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊं, वो ज्यादा अच्छा है ना। डाउट भेजो। ठीक है, आज ही भेज देना। आज ही भेज दो। और अभी ये खत्म हो जाता है तो अभी व्हाट्सएप पे भेजोगे तो हाथों हाथ भी ले लेंगे, लेकिन लेट मी फिनिश दिस। बच्चों को एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आप सबको ग्रुप पे डाउट्स भेज दूं तो एक बार आप पढ़ लेंगे ना, तो मेरे को यहाँ क्वेश्चन समझाने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो जरूर भेजो डाउट्स आप। चलिए, ये फॉर्मूले अपन ने देख लिए थे। ये वाली जो स्क्रीन है ये क्लियर है ना? एकदम स्क्रीन क्लियर, मतलब विजिबिलिटी नहीं, पॉइंट्स जो लिखे हैं ये कवर हो गए थे ना? चलिए, अब अपन एप्लीकेशन देखते हैं। जो डिफरेंस है, देखो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में जो बेसिक डिफरेंस है कि डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज आर इन्वॉल्व्ड इन इंटरफेरेंस। ठीक है, और दूसरा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल द विड्थ ऑफ अदर फ्रिंजेस, ये भी बता दिया था मैंने। और इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और फिर नीचे जो फॉर्मूले हैं वो लिखे हैं भाई। वाईडीएससी में सभी जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी सेम रहती है। वाईडीएससी में सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहती है। यहां पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी ऑर्डर के साथ कम होती है। ठीक है, और जो डार्क है वो तो परफेक्टली डार्क रहता है। डार्क हमेशा परफेक्टली डार्क रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ब्राइट है उनकी इंटेंसिटी ऑर्डर के साथ कम होगी। और जो अप्रोक्सीमेशन वाला केस है उसके लिए रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अप्रोक्सीमेशन वाला केस, इसके लिए रिजल्ट याद रखें। ठीक है, अरे उसको बोलना एसी का रिमोट ले आए। चलिए अब एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। मैं आपको ना एकदम क्लियर क्राइटेरिया बताऊंगा, कहां अप्रोक्सीमेशन कहां नॉन अप्रोक्सीमेशन। फोटोमेट्री बिल्कुल नीट के सिलेबस में नहीं है, इवन जेई के सिलेबस में नहीं है। उसमें लाइट की इंटेंसिटी, इल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेसेंस, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ चालू कर दो, दोनों चालू कर दो। डीसी पांडे में दिया है तो भाई मैं क्या करूं हिमांग। ठीक है, जैसे तो आपकी पिटाई कर सकता हूं मैं ऐसी बात करने के लिए। चलिए, लैम्डा की वैल्यू दे दी है आपको, अपर्चर दे दिया और सेकंड डार्क का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो बेटा समझो, यहां पर आपके पास क्राइटेरिया है, लैम्डा और ए दोनों आपके पास हैं, आप एंगल निकाल सकते हैं, बड़ा है कि छोटा है ना। जहां कहीं भी कोई हिंट गिवन नहीं है या फ्रिंज विड्थ दी है या पूछी है, मतलब अप्रोक्सीमेशन वाला केस है। जहां कुछ भी नहीं दिया है, कोई हिंट ही नहीं दी है, वहां भी अप्रोक्सीमेशन। और जहां फ्रिंज विड्थ दे रखी है या पूछी है वहां भी अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। ठीक है, यस इशू बहन। तो
यहां देखिए बेटा, यदि अपने को सेकेंड डार्क के लिए y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमेशा अपने को टेन थीटा निकालना चाहिए। टेन थीटा के लिए पहले अपन साइन थीटा निकालेंगे। हमें मालूम है साइन थीटा फॉर सेकेंड डार्क इज n लैम्डा बाय a। चलो देखते हैं, पहले साइन थीटा निकालते हैं। छोटा होगा तो यही टेन थीटा हो जाएगा, और छोटा नहीं होगा तो साइन थीटा से टेन थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, हाँ, साइन थीटा फॉर सेकंड डार्क 2 लैम्डा, लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, सबको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और ए है 24 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स, तो -2 और लगा दिया, तो ये मीटर में, सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, काटापिटी मचाते हैं। ये 10⁻⁻7 देखिए, ये 1000 और 10⁻⁻10, ये 10⁻7, ये भी 10⁻7। आराम से देखो, तो ये अपन उड़ा देते हैं, तो यू गेट 12/24, 12/24 यानी 1/2। तो ये छोटा थोड़ी है भाई। तो अब ये साइन थीटा, कैन वी राइट दिस इज इक्वल टू टेन थीटा ऑल्सो? कैन वी राइट, यस और नो, जल्दी बताओ। नो, साइन थीटा 1/2 आया तो थीटा 30 डिग्रीज आ गया, सेकेंड डार्क के लिए 30 आ गया, तो टेन थीटा फॉर सेकेंड डार्क 1/√3। y coordinate is always d tan theta। चारों ऑप्शंस कैपिटल डी के टर्म्स में, तो आप भी लिख दो। ऑब्जर्व करो इसको अच्छे से। मैंने आपको डाउट्स भेजे थे कुछ, देखता हूं बेटा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है कि नहीं आराम से पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले एक सेटअप बता दूं कि सिंगल स्लिट में कई बार हम स्लिट के सामने एक लेंस लगा देते हैं। तो ये लेंस लगाने पर क्या होता है, पूरा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो इसके फोकल प्लेन में उतर जाता है। पूरा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसके फोकल प्लेन पे उतर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बस इतना कि जो कैपिटल डी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नाउ इक्वल टू एफ, इतना ही ध्यान रखना है। पूरा पैटर्न जो है फोकल प्लेन में उतर जाएगा इफ डिफ्रैक्शन पैटर्न अपीयर्स ऑन फोकल प्लेन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, डी की जगह एफ यूज करना है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हर एक सोर्स से, समझो बेटा, हर एक सोर्स से, ये बहुत छोटी सी स्लिट है, मैंने बहुत बड़ी ड्रॉ करी है, कोई भी पॉइंट लेंगे सबके लिए एंगल सेम होगा, ऑलमोस्ट ऑल रेज आर पैरेलल। और पैरेलल रेज यदि स्ट्राइक कर रही हैं तो दे कन्वर्ज एट सम पॉइंट इन फोकल प्लेन। पैरेलल रेज कन्वर्ज एट सम पॉइंट इन फोकल प्लेन। तो पूरा पैटर्न जो है फोकल प्लेन में उतर जाता है, क्योंकि हर पॉइंट तक पहुंचने वाली रेज जो है दे आर पैरेलल। तो पैरेलल रेज बेसिकली कहां कन्वर्ज होती हैं, जल्दी बताओ। पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो फोकस पे कन्वर्ज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे। जो आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एट सम पॉइंट इन फोकल प्लेन, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो पूरा पैटर्न जो है वो फोकल प्लेन पे अपीयर होगा, तो डी की जगह एफ यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसका ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंस ऑफ f is equal to 1 meter is kept in front of slit of aperture 3 mm and third dark is obtained at 5 mm from center.
फाइंड लैम्डा। सुनेंगे बहुत ध्यान से, यहां सारे केसेस कवर करूंगा मैं। तो जैसे आपने देखा कि भाई यहां लेंस रख दिया है, तो जो कैपिटल डी है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। स्लिट के सामने इसको रख दिया है, अपर्चर 3 mm है, और थर्ड डार्क इज ऑब्टेन्ड एट 3 mm फ्रॉम सेंटर। लैम्डा निकालना है। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि यहां जो थर्ड डार्क है वो अभी इस क्वेश्चन में 5 mm पे है, थर्ड डार्क, और ये है 1 मीटर। बताओ इसका एंगल छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? जल्दी बताओ, ये एंगल छोटा है कि बड़ा है? बहुत छोटा। भाई यहां y कोऑर्डिनेट से हमेशा टेन थीटा निकालते हैं, तो यहाँ टेन थीटा बहुत ही छोटा आ जाएगा। ये सीक्वेंस है भाई, y कोऑर्डिनेट से टेन थीटा, टेन थीटा से साइन थीटा, फिर अपन पार्ट डिफरेंस वगैरह निकालते हैं, याद आएगा रिकॉल करेंगे तो यहां देख के समझ में आया कि भैया ये बहुत छोटा है, तो दिस इज केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। जैसे ही पढ़ा अप्रोक्सीमेशन वाला केस, समझ में आ गया, एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है, देख के समझ में आ रहा बहुत छोटा है। तो यहां पे सारे फॉर्मूले काम करेंगे। तो थर्ड डार्क के लिए y कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड डार्क के लिए 3w डायरेक्टली यूज करो, और ये y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5 mm, यूनिट्स आप रख देना भाई, दिस इज 3 लैम्डा d बाई, अपने को क्या पूछा है, लैम्डा, ये निकालना है भाई। ये कोऑर्डिनेट अपने को दे दिया। अब देखो, दिस इज कंप्लीट, दिस इज ओके और नॉट, 10⁻⁻⁶मीटर्स, ठीक है भाई, होगा। अभी मैंने चेक नहीं किया। एक तो ये हो गया, बट मान लो वो कहते हैं, मान लो वो कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि ये 5 mm की जगह 5 मीटर है। समझो भाई कि कुछ भी हो सकता है। अब यदि ये 5 मीटर है, तो बताओ ये एंगल छोटा आएगा क्या? वो तो इससे भी बड़ा आ गया। तो सुनो, जो हमारे पास थर्ड डार्क के लिए साइन थीटा है, सुनो बेटा ध्यान से, साइन थीटा फॉर थर्ड डार्क, ये इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन वाला केस नहीं है। तो यहां नॉन अप्रोक्सीमेशन वाला जनरल फॉर्मूला, दिस इज 3 लैम्डा बाई a, ये यूज करेंगे। शुरुआत यहां से, ये नॉन अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन है तो साइन थीटा को टेन थीटा वगैरह से रिप्लेस करते हैं, ठीक है भाई, है ना? तो इसमें हमको लैम्डा की वैल्यू पूछी, तो ये थर्ड डार्क के लिए साइन थीटा निकालना है। अब देखो साइन थीटा निकालना, आप टेन थीटा निकाल के साइन थीटा निकाल सकते हो, या फिर ऐसे, ये 5 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये थीटा फॉर थर्ड डार्क, इसका अपने को साइन थीटा निकालना, तो ये आ गया √26। आ गया कि नहीं आ गया ये √26? 1 मीटर 5 मीटर √26, तो साइन थीटा आ गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज 3 लैम्डा बाय a, ये आंसर आ गया। उज्जवल, दुष्ट, रुक जाओ। अब पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कहां अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, कहां नहीं करना है? एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए, दोनों केसेस आपके पास होना चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उज्जवल जल्दी, दुष्ट उज्जवल। अच्छा, कितने लोग अभी रात को डायरी लिख रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं कि हमने ये गलती करी? हाउ मेनी पीपल आर डूइंग दैट? आई जस्ट वांट टू नो द फीडबैक कि उससे कुछ इंप्रूवमेंट आया है। हाउ मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस सम चेंज? एकदम ड्रास्टिक चेंज भी कुछ लोगों को महसूस हो सकता है, और छोटा चेंज भी हो सकता है। यस सर। नैना, देन अदिति, भूल जाते हैं। यस सर, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। अवधि, यस सर, नॉट राइटिंग, नहीं, आई डोंट राइट एग्जैक्टली माई मिस्टेक्स, बट आई राइट वेयर आई वेस्टेड टाइम। हाँ, वो मिस्टेक ही होगी। यस सर, आई एम कमिटिंग लेस मिस्टेक्स, efforts have increased,
बहुत ही बढ़िया बेटा, लिखो। Confessions has made me more focused because I know what went wrong. Very helpful. Yes, yes. Lot of positive changes. बेटा सब लोग करो, देखना पॉजिटिव चेंज आएगा। अपनी गलतियां दूर करो बस। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। इन YDSC, आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। In YDSC, distance between two slits is 1 mm. Find width of each slit to obtain 10 maxima of double slit and central maxima of single slit. समझाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, और ये आपको सीखना है क्वेश्चन इंटरप्रेट करना। कि जो डबल स्लिट है, इसके लिए उन्होंने ये डी दे दिया है, और क्या कहते हैं कि जब दोनों स्लिट्स यूज कर रहे हैं, यदि अपन दोनों स्लिट्स यूज करेंगे तो जो ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है उसकी विड्थ मिलेगी लैम्डा डी बाई डी। समझो ध्यान से, लैम्डा डी बाई डी। अब यदि किसी एक को कवर कर देंगे, इसको ब्लॉक कर दिया, तो अब आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। अब क्या देखने को मिलेगा? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अब ये सिंगल स्लिट, इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी विड्थ पूछी है, स्लिट विड्थ, इसका सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी विड्थ सिंगल स्लिट के लिए 2 टाइम्स लैम्डा डी बाय ए, जो बाकी किसी फ्रिंज की विड्थ की डबल है। आराम से पहले समझो, दोनों स्लिट्स यूज करेंगे तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। और जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यदि अपन किसी एक को कवर कर देंगे तो सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसका सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी विड्थ आ गई। अब वो आपसे ये स्लिट की विड्थ पूछ रहे हैं किस कंडीशन के लिए? कि इसके एक सेंट्रल मैक्सिमा में, इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें ऐसी 10 फ्रिंजेस फिट हो जाए, इसकी 10 ब्राइट फ्रिंजेस फिट हो जाए, ठीक है। तो कंडीशन ये है, सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा में 10 YDSC की फ्रिंजेस फिट हो जाए, इस कंडीशन के लिए ये निकालना है। तो 2 लैम्डा डी बाई ए शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। यू हैव वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। ये समझ में आया है कि नहीं बेटा? ठीक है, बच्चा पार्टी जल्दी बोलो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कल आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, इसका मतलब है ना सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डबल होती है बाकी की फ्रिंजेस से। लास्ट स्टेप बस यही है बेटा कि ये एक ही वैल्यू ऐसी निकालना है जिसके लिए कि इसके सेंट्रल मैक्सिमा में, सिंगल स्लिट की सेंट्रल मैक्सिमा में ऐसी 10 फिट हो जाए। तो सिंगल स्लिट की जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो इसकी 10 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर गणेश? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, अब देखते हैं इसमें। ठीक है, अब ये तो आपसे ही बन जाएगा, थोड़ा से प्रैक्टिस के लिए, चीजों का और फील्ड डेवलप करने के लिए, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। तो कहते हैं सिंगल स्लिट में लैम्डा जो है 650 है, लैम्डा जो है 650 है, और वो कहते हैं कि आप स्लिट अपर्चर बताइए यदि 30 डिग्रीज पर सेकेंड मिनिमा है या 30 डिग्रीज पे सेकेंड मैक्सिमा है। तो सुनिए, ध्यान से सुनो, यहां पर ये एंगल बड़ा दे ही दिया, तो अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले यूज नहीं करना है। बड़ा एंगल है ना, तो यदि सेकेंड मैक्सिमा है 30 डिग्रीज पे, तो ये नॉन अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, साइन थीटा फॉर सेकेंड मिनिमा इज इन लैम्डा बाई ए, और इसकी जगह 30 डिग्रीज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो अपने को ए की वैल्यू निकालना, लैम्डा इज गिवन, आराम से देखो। तो ये नॉन अप्रोक्सीमेशन वाला केस देख के समझ में आ रहा है, एंगल बड़ा है और ऐसी सेकेंड मैक्सिमा 30 डिग्रीज पे आ रहा है, 30 डिग्रीज पे सेकेंड मैक्सिमा आता है, तो साइन थीटा फॉर सेकेंड ब्राइट इज 2n+1 लैम्डा बाय 2a, ये याद रखना है। साइन थीटा फॉर सेकेंड ब्राइट इज 2n+1 लैम्डा बाय 2a, ठीक है। तो बस यहां पे आप 30 डिग्रीज रख दो और आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा इज गिवन टू यू। पहले बताओ ये क्लियर है? उज्जवल, यू शट अप। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वो एक बहुत ही शानदार केस, बहुत ही गजब की एप्लीकेशन, वो समझते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी नोट करो, मैं समझाता हूँ रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर से अलग क्यों होता है। फील्ड डेवलप करते हैं, बहुत ही शानदार फील्ड। देखिए, मैग्नीफाई करना यानी साइज बढ़ाना, ठीक है, मैग्निफिकेशन यानी हाइट साइज बढ़ाना। दूसरा है मैग्नीफाइंग पावर, एंगल बढ़ाना, ठीक है। और तीसरा है रिजॉल्विंग पावर, वो इन दोनों से बिल्कुल अलग, उसको समझें, ठीक है। तो उसका फील्ड डेवलप करना है। इट इज एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म डिस्टिंक्ट सेपरेट इमेजेस ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स। जो पॉइंट्स जो पॉइंट्स पास पास हैं वो बहुत बार सिंगल पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं, उसका फील्ड डेवलप करेंगे। तो जो दो पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं लेकिन अलग अलग हैं, उनको अलग अलग क्लियरली अलग अलग दिखाने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। उसका फील्ड दो तीन तरीके से फील्ड डेवलप करेंगे। से मान लीजिए चांद पे एक जंगल है, ठीक है, मून पे देयर इज अ जंगल, और अपन अर्थ से देखेंगे तो बहुत बड़ा जंगल है। तो अपने को एक ग्रीन स्पॉट दिखेगा कि जंगल का एक एक पेड़ अलग अलग दिखेगा, जल्दी बताओ। एक फील वाली बात, ग्रीन स्पॉट दिखेगा, बताओ वो सिंगल ऑब्जेक्ट है कि उसमें बहुत सारे पेड़ अलग अलग हैं और पेड़ों पे पत्ते अलग अलग हैं? वो सिंगल ग्रीन ऑब्जेक्ट है कि अलग अलग डिफरेंट है? तो जबकि वहां ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, पेड़ अलग अलग हैं, लेकिन हमको वो अलग अलग नहीं दिख रहे। तो जो फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे वो पेड़ अलग अलग दिखने लग जाए या पत्ते अलग अलग दिखने लग जाए, तो वो रिजॉल्व कर रहा है चीजों को, जो अलग अलग है उनको अलग अलग दिखा रहा है। तो अपन देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन में, रिजॉल्विंग पावर में डिफरेंस, हैव अ फील ऑफ इट। ध्यान से सुनना आप। हाँ, जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां यह जो लिखा हुआ उसके नीचे एक पॉइंट बनाया है, दिख रहा है वो पॉइंट? एक पॉइंट, ये डॉट, ये छोटा सा डॉट, बताओ कितने डॉट्स दिख रहे हैं? आप सच बताना। यू कैन सी सिंगल डॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हाउ मेनी आर देयर एक्चुअली? दो। वो दो अलग अलग हैं लेकिन हमको पहले कैसे दिख रहे थे? ऐसे सिंगल। तो ये क्यों होता है? अरे कितने आश्चर्य की बात है यार, कितने आश्चर्य की बात है कि दो अलग अलग होने के बाद बावजूद भी हमको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो इसका आज पहली बार फील्ड डेवलप होगा, इतना मजा आएगा। कैसे फिजिक्स समझाता है कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या रीजन है, समझते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन समझना है। जो कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनो, कई बार ऐसा होगा कि ऐसे दो पॉइंट्स हैं और दोनों अलग अलग है लेकिन टच करते हुए दिख रहे हैं।
तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स को ऐसा बड़ा बड़ा दिखा देगा, लेकिन अभी भी टच करता हुआ दिखाएगा। तो ये मैग्नीफाई तो कर रहा है, लेकिन रिजॉल्व कर रहा है क्या? बताओ। ये ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे देखने पर ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी मर्ज दिख रहे हैं। तो ये मैग्नीफाई कर रहा है, लेकिन ये रिजॉल्व नहीं कर रहा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इन दोनों को ऐसा दिखा दे, ये रिजॉल्व कर रहा है, क्लियरली अलग अलग इमेज दिखा रहा है। तो ये रिजॉल्विंग पावर का फील आया। आया फील? अब पहली बार ये समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों है, दो अलग अलग है तो सिंगल क्यों दिखते हैं। लाइट में भी तो होता है, बहुत सारी एलईडी होती हैं पर दूर से दिखती हैं। सही है बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल सही कहे आप। तो अब हमको समझना है ऐसा क्यों। तो इसका बैकग्राउंड तैयार करता हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनना है बेटा आपको। देखिए, सुनिए, होता यह है, उसका एक रीजन और आज वापस से देखेंगे कि क्यों बाहर खड़ा कोई व्यक्ति वो बोलेगा तो हम आवाज सुन सकते हैं, वी कैन हियर अराउंड द कॉर्नर्स बट वी कैन नॉट सी अराउंड द कॉर्नर्स। ध्यान से सुनना बेटा। से मान लीजिए यहां अंदर ये क्लासरूम का दरवाजा है, यहाँ बोर्ड है, वही एग्जाम्पल वापस देखते हैं। और यहाँ मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब यहाँ कोई व्यक्ति खड़े होकर बोलते हैं, ठीक है, तो आवाज अंदर आ जाएगी, आवाज अंदर सबको सुनाई देगी, लेकिन ये सबको दिखाई नहीं देंगे। उसका रीजन समझना है, तो ध्यान से देखो। जैसे जब किसी स्लिट को लाइट स्ट्राइक करती है, तो ध्यान से सुनना बेटा, तो अब आगे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। क्या बनता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। और जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें 90% से ज्यादा एनर्जी लोकलाइज रहती है। जो एनर्जी आगे आ रही है उसका 90% से ज्यादा पार्ट इस सेंट्रल मैक्सिमा में रहता है। फिर जो यहां डार्क आ गई, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट आएगी, तो ये फर्स्ट ब्राइट में एनर्जी और कम हो जाएगी, इसमें मैक्सिमम एनर्जी, फिर ये एनर्जी और कम, फिर ये और कम। ये मैंने बता दिया था, ये ध्यान है कि नहीं बेटा? राम थोड़ा रुक जाओ बेटा, फ्लो ब्रेक होगा नहीं तो इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये ध्यान रखना, जो मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी वो यहां, इसलिए हमको कई बार ये वाली ब्राइट फ्रिंजेस दिखती नहीं है। एक सेंट्रल ब्राइट दिखेगा, उसके बाद दिखती ही नहीं है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी एंगुलर विड्थ हमको मालूम है, ये फर्स्ट डार्क पे खत्म होती है, नीचे भी फर्स्ट डार्क पे खत्म होती है। और फर्स्ट डार्क के लिए जो एंगल है साइन थीटा फॉर फर्स्ट डार्क इज 1 लैम्डा बाई। आराम से एक एक पॉइंट समझो, याद है ये बेटा? अरे दुष्ट है मांग, इस पे फोकस करो अभी, है ना। और मान लो ये दोनों कंपेरेबल हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो बताओ ये थीटा कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। जो लाइट स्ट्राइक कर रही है वो स्प्रेड हो रही है और उसकी मैक्सिमम एनर्जी सेंट्रल मैक्सिमम है, कितना हो जाएगा? 90। ये 90 हो गया, मतलब पूरे रीजन में 90 डिग्री तक फैल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा पूरे रीजन को कवर कर लेगा, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। तो ये जो लाइट है, ये जो वेव है, ये पूरे रीजन में फैल जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा बेटा? जब लैम्डा इज कंपेरेबल टू ए। यस और नो? अच्छा, जब ये व्यक्ति आवाज प्रोड्यूस करते हैं तो जो वेव चल रही है इस दरवाजे को स्ट्राइक कर रही है, दरवाजे का अपर्चर मीटर के ऑर्डर का, वेवलेंथ 1 मीटर के ऑर्डर की। तो बताओ यहां पे डिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? सिग्निफिकेंट स्प्रेडिंग होगी कि नहीं होगी? है ना। तो यहां पे आवाज तो चारों तरफ फैल जाएगी, तो सब तक आवाज पहुंच जाएगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगी। और यदि ये
अब दूसरा केस ध्यान से सुनना, साइन थीटा जहां तक ये स्प्रेडिंग होती है, साइन थीटा इस लैम्डा बाय ए, यदि ए बहुत बड़ा हो गया तो ये जो स्प्रेड है ये स्प्रेडिंग होने वाली है क्या? बताओ बताओ, स्प्रेडिंग होगी क्या? देयर विल नॉट बी एनी स्प्रेडिंग, कोई स्प्रेडिंग नहीं होगी। मतलब अब ये जो लाइट इनकी बॉडी को स्ट्राइक करके चल रही है वो स्प्रेड नहीं होगी, वो सीधे सीधे चलेगी। तो यहां कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। दैट्स व्हाई वी कैन हियर अराउंड द कॉर्नर्स, वी कैन नॉट सी अराउंड द कॉर्नर्स। शानदार एक्सप्लेनेशन फिजिक्स का, पूरा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, ये इज दिस ओके बच्चा पार्टी? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी आ जाती है सर्कुलर अपर्चर के लिए, यदि यहां सर्कुलर होल है, कोई अपर्चर सर्कुलर है, तो उसके लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा ये सर्कुलर रहेगा। मैं स्क्रीन ड्रॉ करूं, जैसे स्क्रीन को ड्रॉ करूं तो सेंट्रल मैक्सिमा जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी है वो ऐसा रहेगा। फिर यहां एक डार्क पैच मिलेगा, फिर फर्स्ट ब्राइट, पतला सा फर्स्ट ब्राइट, और इसमें एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। यानी विजुअलाइज, ये जो स्क्रीन है इसको इधर प्लॉट कर रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा में 90% से ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, रिजल्ट याद रखना है, उसके क्वेश्चंस हैं। तो यदि अपर्चर सर्कुलर है तो फिर यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा जो 90% से ज्यादा लाइट है वो ऐसे फैल जाएगी, वो ऐसे यहां नहीं आएगी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फॉलो नहीं होगा, वो फैल जाएगी। और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसको कहते हैं एरी डिस्क, दिस इज कॉल्ड एरी डिस्क। नेक्स्ट स्लाइड में नाम दिया हुआ है। तो फिर फर्स्ट ब्राइट उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, सेकेंड ब्राइट, लेकिन ये दिखती नहीं है स्क्रीन पे, मेन तो यही दिखती है। ठीक है, तो ये मैंने यहां प्लॉट कर दिया है, और ये एंगल आपको याद रखना है। ये जो एंगुलर रेडियस है, जो एरी डिस्क है, इसका एंगुलर रेडियस साइन थीटा, जो कि बहुत छोटा होता है, 1.22 लैम्डा बाय ए, इसका डायमीटर, ये नेक्स्ट स्लाइड में प्लॉट कर रहा हूं। तो जो फैलाव है उसका एंगल, ये रेडियस जो एंगल बना रहा है, इस डिस्क का रेडियस जो एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर रेडियस। मैंने कहीं ना कहीं तो ये प्लॉट किया हुआ है, ये फॉर सर्कुलर अपर्चर एंगुलर रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज साइन थीटा इज 1.22 लैम्डा बाय ए। समझो, इसको आके लाइट स्ट्राइक करेगी तो फिर डिफ्रैक्शन होगा, और जो मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी है 90% एनर्जी वो सेंट्रल मैक्सिमा में रहेगी। और ये जो रेडियस है इसका एंगल, जितने हाफ एंगल पे लाइट स्प्रेड होती है, ये टोटल एंगल, ये एंगल जो है दैट इज गिवन बाय 1.22 लैम्डा बाय ए। इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। जो स्लिट है, जो सिंगल स्लिट है, उसके लिए ये एंगल, ये जो रेडियस, सॉरी ये जो एंगल है साइन थीटा, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा और यहाँ फर्स्ट डार्क, जहां ये सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है, तो फर्स्ट डार्क के लिए जो एंगल है साइन थीटा दैट इज 1 लैम्डा बाय 1 लैम्डा बाय, ये अपन ने डिराइव किया ही हुआ है। साइन थीटा फॉर फर्स्ट डार्क इज 1 लैम्डा बाय। इज दिस ओके? डेरिवेशन नहीं, रिजल्ट ओके है? समझ में आया रिजल्ट बेटा? Majority of energy is localized in the central disk, central maxima, which is called airy disk. अब धीरे धीरे रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखें, अब रीजन पे आते हैं कि क्यों हमको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं दिखते हैं। एक और बैकग्राउंड वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक लेंस है और इसके लिए 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज 60 सेंटीमीटर पे बनती है। तो यू की जगह -30 रखा तो वी की जगह +60 आया। तो इसका मतलब ये है कि यहां इस लाइन पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो उसकी इमेज इस लाइन पे बनेगी। यस और नो? पहले इसको समझे।
है ना, यहां मान लीजिए एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख दिया 30 सेंटीमीटर पे, तो उसकी इमेज डबल साइज की यहां बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो इस लाइन पे कहीं भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज इस लाइन पे बन रही है। पहले इसको यस और नो पक्का कर दें एकदम विदाउट डाउट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पॉइंट है ना। चलो ठीक है। और किसी भी पॉइंट की इमेज लोकेट करना है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यहां कोई पॉइंट है, उसकी इमेज मान लीजिए यहां बन रही है, तो इसका मतलब इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, तो यहां कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसकी इमेज इसी लाइन पे बनेगी। तो कहां बनेगी पता करना है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दो, इसकी इमेज यहां बनेगी। ये पॉइंट अब हम आगे यूज करेंगे। अब हम उस कंडीशन में आ गए कि हम समझ पाए कि अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग क्यों नहीं दिखते, हमारी आंखों में उनकी इमेज मर्ज क्यों हो जाती है। शानदार एक्सप्लेनेशन। सुनिए भाई, लेंस जो है उसका अपर्चर सर्कुलर होता है। लेंस जो है उसका अपर्चर, उसको सामने से देखेंगे, किसी भी लेंस को सामने से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, लैब में देखा होगा ऐसा लेंस रहता है। तो ये सर्कुलर अपर्चर वाला लेंस है, जब इसको लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या होता है, जैसे यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज मान लीजिए यहां बन रही है, तो इससे निकलने वाली लाइट रेज जो है यहां स्ट्राइक करती है। और क्योंकि ये सर्कुलर अपर्चर है, जब भी लाइट किसी अपर्चर को स्ट्राइक करेगी तो डिफ्रैक्शन होगा कम या ज्यादा। उस स्प्रेड का एंगल अभी हमने देखा 90 भी हो सकता है, स्प्रेडिंग का एंगल बहुत कम भी हो सकता है। तो यहां पर हर एक पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा, हर एक पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा। और फिर जो यहां पर लाइट, यहां जो इमेज बनेगी दैट इज बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन। मैक्सिमम एनर्जी कहां लोकेलाइज रहेगी, सेंट्रल मैक्सिमा में। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस की जो टोटल एनर्जी है उसका इंटरफेरेंस पैटर्न यहां देखने को मिलेगा। और वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। हर एक पॉइंट से लाइट यहां तक पहुंचेगी और इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये पॉइंट साइज नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसका रेडियस जीरो नहीं होता है, इसका रेडियस जीरो नहीं होता है। सर्कुलर अपर्चर से जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, जो मैक्सिमम लाइट एनर्जी है 90%, ये जो लाइट एनर्जी आगे बढ़ रही है इसकी 90% वुड बी लोकलाइज्ड इन सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये जो फाइनल इमेज बन रही है, इट इज जो लाइट एनर्जी है इट इज लोकलाइज्ड इन दिस सर्कुलर सेंट्रल मैक्सिमा। ये पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, रिजल्ट दिया कि सर्कुलर अपर्चर के लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा है जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी लोकलाइज रहती है वो सर्कुलर शेप का रहता है। और उसका एंगुलर रेडियस हमें मालूम है, उसका एंगुलर रेडियस है 1.22। थोड़ा इधर ड्रॉ कर देता हूं, जो इमेज बन रही है इस पॉइंट की यहां इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज है दिस इज बेसिकली अ सेंट्रल मैक्सिमा। सर्कुलर शेप में सारी एनर्जी लोकलाइज रहती है। तो पॉइंट साइज इमेज बनने के बजाय इतनी बड़ी नहीं बनती, लेकिन थोड़ा बड़ा पॉइंट बनता है, थोड़ा बड़ा पॉइंट बनता है, ठीक है। मैं उसको मैग्नीफाई करके शो कर रहा हूं। अब यदि सुनना ध्यान से, दूसरा पॉइंट यहां पे रखा है, उसकी इमेज इसी लाइन पे बनेगी। और ये एंगल हमको मालूम है, ये एंगल हमको मालूम है, दिस यू हैव टू रिमेंबर 1.22 लैम्डा बाई, ये एंगल है 1.22 लैम्डा बाई। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मान लो वो इसी एंगल के अंदर है, तो इसकी इमेज इसी लाइन पे बनेगी। और इसकी इमेज बताओ वो अलग दिखेगी कि इसमें मर्ज्ड दिखेगी। दूसरा पॉइंट अलग पॉइंट है लेकिन उसकी इमेज जो है वो अलग नहीं दिखेगी। इट इज, क्या रीजन समझ में आया आपको कि ये जो इमेज बन रही है ये पॉइंट साइज बनने के बजाय एक स्प्रेड है, सर्कुलर स्प्रेड है। इज इट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोटोन ट्रैवलिंग विद क्वांटम स्पीड ऑफ लाइट? क्या कारण है जल्दी बताओ, व्हाट इज द रीजन? डिफ्रैक्शन। यस, जो पॉइंट साइज इमेज बनना चाहिए वो स्प्रेडेड इमेज के फॉर्म में बनती है बिकॉज ऑफ
डिफ्रैक्शन, तो उसका स्प्रेड इतना बढ़ जाता है कि दूसरे वाला पॉइंट जो अलग है उसकी इमेज इसमें मर्ज हो जाती है, और उसकी इमेज भी एक सेंट्रल मैक्सिमा है। तो दो इमेजेस जो हैं वो आपको मर्ज दिखती हैं। एक बार और देखें ध्यान से, यहां ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट ही नहीं दिख रहा, ये पॉइंट दिख रहा है यहां पे एक, नो, थोड़ा और बड़ा करते हैं, अभी दिख रहा है एक पॉइंट, एक पॉइंट यहां दिख रहा है, एक पॉइंट, अब देखो बताओ एक पॉइंट है क्या? नहीं, वो इमेज एक दिख रही है। मैं बार बार ये फील डेवलप कराना चाहता हूं कि इमेज स्प्रेड हो जाती है ना बेटा, आपकी आंखों में जो इमेज बनती है वो डिफ्रैक्शन के कारण स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेडिंग के कारण दो इमेजेस एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। फील आया इस बात का? कि सर इमेज तो पॉइंट साइज से हमारी आंखों में फैल जाती है। अरे आपकी आंखों को जो, आपकी आंखों का अपर्चर भी तो सर्कुलर है अजीत भाई। आंखों को जब रेज स्ट्राइक करेंगी, है ना, आंखों का अपर्चर सर्कुलर है, ये आंखों का अपर्चर, यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे स्ट्राइक करेगी, सपोज ये रेटिना है, तो रेटिना पे जो इमेज बनेगी दैट इज अ सर्कुलर स्प्रेड, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, डिफ्रैक्शन बेटा सुहाना बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल अलग अलग। डिफ्रैक्शन यानी स्प्रेडिंग, मैग्निफिकेशन यानी इंक्रीमेंट इन साइज। ठीक है, फील आया कि नहीं आया? यस सर, बहुत ही बढ़िया। यस 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 खुशी, वो सब मर्ज हो जाएंगे, एकदम क्लियरली अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखा सकने की कैपेसिटी कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। ठीक है सुहाना, अभी तो बताया बेटा, फिर वही बात पूछी है। डिफ्रैक्शन यानी स्प्रेडिंग, मैग्निफिकेशन यानी इंक्रीमेंट इन साइज, साइज बढ़ाना। रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए डिस्पर्शन बैन करना होगा। नहीं तन्वी, अभी मैंने ये बात नहीं कही है बेटा, अभी पूरी बातें करेंगे अपन। तो जो आपको नोट करना है वो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एक तो ये हटा देते हैं, अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे डिफ्रैक्शन हमेशा सिर्फ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे होता है, आईपीस पे कभी नहीं होता है। डिफ्रैक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव को जब लाइट स्ट्राइक करती है तब होता है। तो देखें क्या होता है, मान लीजिए यहां कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसके क्लोज है, दो सेल्स है, वो दो सेल्स अलग अलग दिखना है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस रखना पड़ेगा दोनों के बीच में। बहुत ध्यान से सुनो, रिजॉल्विंग पावर समझना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी इमेज बनती है तो जो इमेज है दैट इज बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा, और उसका जो एंगुलर रेडियस है वो हमको मालूम है 1.22 लैम्डा बाई, ये अपने को याद रखना है, एक एक पॉइंट अपन अलग अलग समझते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका मिनिमम एंगल कितना रखना पड़ेगा ताकि वो अलग दिखे। तो दूसरा ऑब्जेक्ट यदि इस रीजन के अंदर होगा तो उसकी इमेज देखो यहां मर्ज हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी कि नहीं? तो मिनिमम एंगल विच एनी इंस्ट्रूमेंट कैन रिजॉल्व, एनी इंस्ट्रूमेंट विथ सर्कुलर लेंस कैन रिजॉल्व इज 1.22 लैम्डा बाई ए। दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मिनिमम एंगल इसके बराबर होना चाहिए, इसके अंदर होगा तो उसकी इमेज इसके सेंट्रल मैक्सिमम में मर्ज हो जाएगी। इज दिस ओके और नॉट?
ये स्लाइड में आपको नोट करने को मिलेगा। हिमांशी रुक जाओ बेटा, समझ, अभी मैं बता रहा हूँ, उस पे आगे की बात करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। दुष्ट हिमांशी, दोनों इक्वल होंगे तो भी, हाँ मतलब, लेकिन फिर भी बेटा यहाँ पर डार्क आ जाती है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ रहती है, तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ की 0 हो जाती है, और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा तो फिर भी आप उसको क्लियरली देख पाओगे, क्योंकि एक खत्म हो रहा है। ठीक है अक्षत, अक्षत समझ में आई बेटा? यहां तक इंटेंसिटी नहीं है, वहां पे एज है, वहां पे फर्स्ट डार्क है, तो चिंता नहीं, वो दिखने लग जाएगा अलग। तो ये पॉइंट मैंने यहां नोट कराया। कहां लिख दिया? यहां लिख देता हूं, मिनिमम एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एंगल विच एनी लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, बेसिकली एनी ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ सर्कुलर अपर्चर, अपने सिलेबस में सर्कुलर अपर्चर ही है, सर्कुलर अपर्चर can resolve is 1.22 lambda by a in radian। इससे छोटे एंगल पे रखे दो ऑब्जेक्ट्स को वो कभी भी अलग अलग नहीं दिखा सकता। मर्ज होना मतलब एक के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाना, एक के सेंट्रल मैक्सिमा में दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमा आ जाना। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर? तो इससे छोटा एंगल कोई इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब रिजॉल्विंग पावर दोनों के लिए समझना है। रिजॉल्विंग पावर, ये सबसे छोटा एंगल, ये मैंने लिखा दिया। अब टेलीस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो क्या है? दैट इज एन एंगल। सुनो बेटा, ये हेमांग गंदे गंदे क्वेश्चन पूछता है एकदम। टेलीस्कोप के लिए द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज एंगल, सबसे छोटा एंगल जिसपे कि दो प्लैनेट्स या दो दूर के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिख जाए। सबसे छोटा एंगल जिसपे कि दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिख जाए वो तो यही है। तो इससे छोटे एंगल पे दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो टेलीस्कोप उन दोनों को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो टेलीस्कोप के लिए तो डायरेक्टली यही लिमिट है, इट इज द मिनिमम एंगल इट कैन रिजॉल्व। टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द सबसे छोटा एंगल जो कि ये रिजॉल्व कर सकता है। और समझो, बहुत ध्यान से सुनो, जैसे ये लेंस है और ये एंगल आया, सबसे छोटा एंगल जो ये रिजॉल्व कर सकता है, इससे छोटे एंगल पे दो ऑब्जेक्ट्स को ये अलग अलग नहीं दिखा सकता। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आया 1.22 लैम्डा बाय ए इसका अपर्चर। ध्यान से सुनिए बेटा, ये एंगल जितना छोटा होगा उतने छोटे एंगल के ऑब्जेक्ट्स को ये अलग अलग दिखा पाएगा। ये लिमिट जितनी छोटी होगी उतने छोटे एंगल के ऑब्जेक्ट्स को ये अलग अलग दिखा पाएगा। तो लिमिट जितनी छोटी होगी उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा। पहले इस बात को हजम करें। लिमिट जितनी जितनी छोटी लिमिट को रिजॉल्व कर सकता है, जितने छोटे एंगल पे रखे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखा सकता है, उतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। यस और नो? जल्दी बताओ। तो ये जो एंगल है, लिमिट जितनी कम है रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा। ये फील्ड डेवलप करो, जितने छोटे एंगल को ये अलग अलग दिखा सकता है उतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपको याद रखना है। और टेलीस्कोप के लिए जनरली लिमिट यानी ये एंगल, रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर लिमिट का रेसिप्रोकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ये थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ है ना। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब ठीक है।
चलिए ठीक है, फिर माइक्रोस्कोप के लिए भी बता देता हूं। देखिए ध्यान से, माइक्रोस्कोप के लिए पहले समझेंगे फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत ध्यान से सुने। माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर हमने डिराइव किया था, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू डी बाय यू ई, याद आ गया होगा। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए भाई एम नॉट की सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, एम नॉट बिकम्स इनफाइनाइट, याद है ना ये। यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तो नहीं रखते, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस के बहुत क्लोज थोड़ा सा आगे रखते हैं। जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, 2 सेल्स या छोटा सा एक टिश्यू, उसको स्टडी करना है तो ऑब्जेक्ट को फोकस के बहुत क्लोज रखते हैं ताकि ये मैक्सिमम रहे। इसको मैक्सिमम रखने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आराम से समझो। तो और उसको फोकस के आगे रखते हैं ताकि रियल इमेज बने। पहली इमेज रियल इमेज बनना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो रियल चाहिए, तो उसको फोकस के थोड़ा सा आगे रखते हैं। अब आपसे वो पूछेंगे इसकी लिमिट, लिमिट यानी जो सबसे छोटा डिस्टेंस है जिसको वो रिजॉल्व कर सकता है, सबसे छोटा डिस्टेंस जिस पे रखे ऑब्जेक्ट्स को वो अलग अलग दिखा सकता है। इससे कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स हैं तो मर्ज हो जाएंगे। तो समझे, यहां एक ऑब्जेक्ट है फोकस के बहुत क्लोज, मैं वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट एफ के बराबर ले रहा हूं, ये एफ नॉट। तो इसकी इमेज जहां भी बनेगी वो सेंट्रल मैक्सिमा के फॉर्म में बनेगी। और हमको मालूम है ये एंगुलर रेडियस, ये एंगुलर रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दिस इज 1.22 लैम्डा बाई। तो दूसरा ऑब्जेक्ट मिनिमम इतने एंगल पे होना चाहिए, यानी मिनिमम डिस्टेंस ही आ गया। तो दूसरा ऑब्जेक्ट कम से कम इतने एंगल या इससे बड़े एंगल पे होना चाहिए, यस और नो। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है कम से कम इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए या इससे बड़े डिस्टेंस पे, तब तो वो रिजॉल्व होगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस ये निकालने के लिए देखो, ये एंगल, यही वाला एंगल थीटा मिनिमम, तो dm परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, perpendicular divided by base is tan theta, which is simply theta, which is 1.22 lambda by, ये क्वेश्चंस में भी काम में आने वाला है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो ये रिजॉल्व कर सकता है, लिमिट, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस, वो कितना आ रहा है? 1.22 lambda by a into फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिफ्रैक्शन सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे होता है, आईपीस पे नहीं होता है। और रिजॉल्विंग पावर, इसका रिजॉल्विंग पावर पूछा है 1 by लिमिट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट। कीर्तिक बेटा, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, शायद आपका कनेक्शन गड़बड़ है। ठीक है, अवधि डन सर। चलिए अब कुछ पॉइंट यहां समझते हैं। ये लिमिट कम करना है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है, तो यहां पर अपर्चर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है बेटा, सबको क्लियर दिख रहा है? स्क्रीन क्लियरली विजिबल है कि नहीं? हाँ, सब लोग हाँ बोल रहे हैं बेटा। एक बार आप चेक करो आपका कनेक्शन। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अरे हर्षित पाटीदार है कि नहीं? इसको तो ब्लॉक करना था। हाँ, टेलीस्कोप में मिनिमम एंगल, माइक्रोस्कोप में मिनिमम डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे। हर्षित हो कि नहीं, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बुलाऊं किसी को। चलो देखो, अभी यहां पर इसको बढ़ाना है और टेलीस्कोप के लिए
भाई अपने को रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाना है, तो दोनों में तरीके अलग अलग। टेलीस्कोप में ये एंगल कम करना है, जिस एंगल को रिजॉल्व कर सकता है वो कम करना है, या रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है, तो अपर्चर बहुत बड़ा रखते हैं। वी कीप वेरी हाई वैल्यू अपर्चर। ये आखिरी में लिखाऊंगा, अभी आप यहां से समझ लो कि अपर्चर जितना बड़ा रहेगा ये उतना छोटा एंगल रिजॉल्व कर पाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा का एंगल उतना छोटा रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा यानी स्प्रेडिंग उतनी कम रहेगी, स्प्रेडिंग कम रहेगी, इमेज की ब्लरिंग, फैलाव कम रहेगा, तो फिर रिजॉल्विंग पावर हाई रहेगा। तो टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए अपर्चर बहुत हाई रखते हैं। ये जो वेवलेंथ है ये हम नहीं चेंज कर सकते। तो स्टार से जो वेवलेंथ आपकी आंखों तक आ रही है वो वेवलेंथ जो है वो है। तो यहाँ पे ओनली वे इज इंक्रीजिंग अपर्चर। टेलीस्कोप का हम सिर्फ अपर्चर बढ़ा सकते हैं, वेवलेंथ जो स्टार से आ रही है या जो दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जब माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो ये जो एंगल है ये डिस्टेंस कम करना है, तो हम वेवलेंथ, भाई हम जो लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, जैसे ये स्लाइड स्टडी करते समय हम एक लाइट सोर्स से उसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं और फिर टेलीस्कोप से स्टडी कर रहे हैं, इधर से लाइट आ रही है, वो लाइट की वेवलेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, वो भी कवर करूंगा मैं। तो लाइट की वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं, हम टॉर्च यूज, एक एक समझने के लिए एक एग्जांपल, हम एक टॉर्च ले रहे हैं, टॉर्च से टिश्यू को इल्यूमिनेट कर रहे हैं और फिर हम माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं। अब जो टॉर्च है उसमें जो लाइट जनरेट हो रही है वो तो हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में ये वेवलेंथ जो है कम करने के लिए हम अरेंजमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपर्चर बहुत नहीं बढ़ाते हैं। माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजों को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, जैसे समझे ये छोटी सी, ये माइक्रोस्कोप से हम है ना इसको एनालाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ इस छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो और हमने इतना बड़ा अपर्चर यूज कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ पता नहीं कितने ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस दिखेंगी। यस सर नो, बताओ ये गड़बड़ हो गई कि नहीं? यदि अपन इतना बड़ा अपर्चर यूज करेंगे माइक्रोस्कोप के लिए तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ 50 दूसरी चीजें भी दिखेंगी। तो माइक्रोस्कोप में कभी भी ये सजेस्टेड नहीं रहता है कि हम हाई अपर्चर यूज करके रिजॉल्विंग पावर बढ़ाएं, है ना। ये मिनिमम डिस्टेंस और छोटा डिस्टेंस हम रिजॉल्व करना चाहते तो ए को बढ़ाना रिकमेंडेड है क्या? यस और नो बताओ, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो बेटा फॉर गिवन माइक्रोस्कोप दुष्ट, फॉर गिवन माइक्रोस्कोप हम ए को नहीं बढ़ाते, हम लैम्डा को कम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, कई बार फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, वो लिखवाऊंगा मैं। तो हम वेवलेंथ कम कर सकते हैं। और कई बार क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, कई बार क्या करते हैं जो स्लाइड स्टडी करना है, जैसे स्लाइड इसके ऊपर टिश्यू है और ये माइक्रोस्कोप, तो हम क्या करते हैं इस पूरे को, ऑब्जेक्टिव को और स्लाइड को लिक्विड में डिप कर देते हैं। तो लिक्विड में डिप करने पर बताओ वेवलेंथ बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? जल्दी बताओ। आप पहले लैम्डा नॉट यूज कर रहे थे, पहले लैम्डा नॉट की वेवलेंथ अंदर जा रही थी, अब कौन सी वेवलेंथ अंदर जाएगी बताओ? लैम्डा नॉट बाय म्यू। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑयल में ही डुबा देते हैं जिसका म्यू हाई रहता है, तो वेवलेंथ कम कर देंगे। वेवलेंथ यदि आपने कम कर दी, ये वेवलेंथ, तो और छोटा डिस्टेंस रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब रिजॉल्विंग पावर और ज्यादा हो जाएगा वेवलेंथ कम करेंगे तो यहां पर वेवलेंथ अपन मॉनिटर करते हैं, ए बढ़ाते नहीं है। टेलीस्कोप के लिए क्या करते हैं बताओ? जो वेवलेंथ आ रही है, यदि आप उधर ऑब्जेक्टिव को ऑयल में डुबो दोगे तो पहले ही तो स्टार से जो लाइट आ रही है वो बहुत कम है, ऑयल और एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पर, वहां पर अपन यूज करते हैं हाई अपर्चर, यहां यूज करते हैं लो वेवलेंथ। और वेवलेंथ को लो करने के लिए जो अरेंजमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। इन टेलीस्कोप we use high aperture, large aperture,
यूएस में तो एक पूरे गांव को उन्होंने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, पूरे गांव को। मैं यदि ला सका तो पीडीएफ ला के आपको दिखाऊंगा, पूरे गांव में उन्होंने एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप बनाया है, ठीक है। We use large aperture for increasing resolving power. In microscope, we reduce lambda. One such arrangement is submerging object in oil. This is called हाँ बेटा, ज्यादा लार्ज, जितना लार्ज कर सकते हो करो, वो स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, चलो अब देखें कि यहां पर अब एनसीईआरटी का वो कंटेंट जो मुझे कवर करना था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वो पार्ट यहां कवर कर रहा हूं। उसमें हैंडल करना कैसे, एक बार बनाना है, बस 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 आ रहा हूं अजीत पाल उसी पे। ये जो टेलीस्कोप है, इन टेलीस्कोप, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत शानदार कंटेंट है इसका। टेलीस्कोप में वी प्रिफर मिरर एज ऑब्जेक्टिव। मिरर क्यों प्रिफर किए जाते हैं? आजकल जितने भी बड़े बढ़िया टेलीस्कोप्स हैं, उनमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ मिरर, ठीक है। लेंस यूज करने के बजाय मिरर यूज करना है। उसका कारण, बहुत ध्यान से सुनो, कि यहां पर मिरर्स आर प्रिफर्ड, मिरर is preferred over lens for making objective। अब इसके कारण दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव, पहला क्रोमैटिक एबरेशन डिस्पर्शन के कारण होता है। क्रोमैटिक एबरेशन किसके कारण होता है? डिस्पर्शन के कारण, आया ना। तो मिरर में डिस्पर्शन होता है क्या? मिरर में मीडियम चेंज होता है क्या? बताओ, अलग अलग कलर का बिहेवियर अलग अलग होगा क्या? तो सबसे पहला पॉइंट, देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन। मिरर में क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता है। एबरेशन की स्पेलिंग मैं भूल गया हूं, खैर आपकी स्पेलिंग थोड़ी चेक की जाएगी, वहां पे तो आपको टिक करना है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है। देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन। अभी अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना। सेकेंड पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिए भाई। स्फेरिकल एबरेशन तो होगा, जहां लेंस भी स्फेरिकल सरफेस, मिरर भी स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल एबरेशन तो होता ही होता है। स्फेरिकल एबरेशन को मिरर में दूर किया जा सकता है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। स्फेरिकल एबरेशन, पैराबोलिक लेंस बनाना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पैराबोलिक सरफेस वाला जो लेंस है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक। स्फेरिकल एबरेशन, जो भी है स्पेलिंग आप लिख लेना, कैन बी रिमूव्ड by using
पैराबोलिक और कुछ लोग इलिप्टिकल। पैराबोलिक लिखो आप, तो पैराबोलिक मिरर ज्यादा प्रेफर करते हैं। पैराबोलिक मिरर, ये क्या होता है समझें। जैसे स्फेरिकल के लिए, ध्यान से सुनना, स्फेरिकल के लिए अलग अलग रे के लिए फोकस अलग अलग रहेगा। इसके लिए फोकस इधर रहेगा, इसके लिए फोकस इधर रहेगा। ये हमने पढ़ा है, ये कहलाता है स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, इज इट ओके? और ये स्फेरिकल एबरेशन जितना बड़ा अपर्चर रखेंगे उतना ज्यादा होगा। यस सर नो? ये अपर्चर जितना बड़ा रखेंगे उतना ज्यादा होगा। और यहाँ अपर्चर बड़ा क्यों रखना है बताओ, अभी समझाया अपर्चर बड़ा क्यों रखना है। अपर्चर बड़ा रखना ही पड़ेगा आपको, आज ही पढ़ाया। बताओ ऑब्जेक्टिव का अपर्चर क्यों बड़ा रखना है? रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए। तो भैया यहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन तो आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो स्फेरिकल एबरेशन आएगा। तो कितनी बड़ी समस्या। लेकिन ये समस्या इतनी इजीली दूर हो जाती है यदि हम पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। पैराबोलिक, तो उसमें जितनी भी रेज हैं, जितनी भी रेज हैं, पैराएक्सियल नॉन पैराएक्सियल, दे ऑल कन्वर्ज ऑन सेम पॉइंट। इज दिस ओके? दूसरा फायदा मिरर का, अपर्चर बड़ा क्यों रखना पड़ता है, जब तक नहीं समझ में आएगा मैं कैसे लिखा था यह पॉइंट। ठीक है, बताता हूं। किसको बनाना मुश्किल क्यों बेटा? आदित्य क्या पूछ रहे हो? और एक ग्लास को ग्राइंड करके शेप देना पड़ता है, मेटल को तो क्या मोल्ड में डाल दो। भाई मिरर बनाना है तो मेटल को मोल्ड में डाल दो और फिर उसकी सरफेस को सिल्वर कर दो। अब बताओ, मेटल का मोल्ड बनाना इजी है कि ग्लास, एक बड़ा सा ग्लास का पीस लेके उसको एकदम प्रिसाइसली उस शेप में ग्राइंड करना। मेटल को मोल्ड करना बहुत इजी है बेटा। ठीक है, इज दिस ओके? और फिर तीसरा पॉइंट, भाई यदि आपको अपर्चर बहुत बड़ा रखना है तो लेंस बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। और लेंस को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एजेस यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ अपन ने पॉइंट करके लेंस को रखा है, ये ऑब्जेक्टिव और इधर आई पीस। तो इसको सपोर्ट सिर्फ एजेस पे कर सकते हैं। आप पूरे बैक को सपोर्ट कर सकते हैं कैसे? भाई लेंस को यदि आपको सपोर्ट करना है सिर्फ एजेस पे सपोर्ट करना है, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट ही नहीं होगी। तो इतना भारी लेंस और उसकी एजेस इतनी थिन है, उसको सपोर्ट करना मैकेनिकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं और करोड़ों में बनता है, करोड़ों का बनता है वो लेंस। लेंस की सरफेस को ग्राइंड करके बनाना, तो इतना बड़ा लेंस बनता है जैसे एक बिल्डिंग जितना बड़ा लेंस बनाया। तो उस एक लेंस को बनाने के लिए पूरी फैक्ट्री बनती है। पूरी फैक्ट्री उस एक लेंस को, ऐसे 2 या 4 लेंस बनाते हैं वो, रोज रोज थोड़ी लेंस बनाएंगे, अरे क्या करेंगे लेंसेज का। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री वो 2 या 3 या 4 लेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इट इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट। और फिर वो एजेस पे रखा उसको, और एजेस थिन रहती है, इतना हैवी लेंस है, ग्लास का बना हो तो क्रैक हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मिरर को तो पूरी बैक पे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मिरर से लाइट आगे ट्रांसमिट ही नहीं होती है। तो पूरी बैक सरफेस को सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। ठीक है ना? तो यहां पर it is very difficult mechanically to support heavy lens on thin edges. Using mirror solves this mechanical problem. ये 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। यस यस यस, व्हाट द पॉइंट। आदित्य जोशी, गांव में ऐसा ही किया है। वो भी बता रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी में वो दे रखा है। अब आप पढ़ाऊंगा मैं कासा ग्रीन
टेलीस्कोप जो एनसीईआरटी में गिवन है। अरे दोस्त, स्फेरिकल एबेरेशन स्फेरिकल मिरर में होगा, और पैराबोलिक सरफेस की प्रॉपर्टी है कि जितनी भी पैरेलल रेज हैं सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, वो उसका फोकस कहलाता है। वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो अपन अभी डिराइव नहीं करेंगे, जेई वालों को तो डिराइव करके दे देते हैं हम। हेमांग क्या खाया आज, शिव जी का प्रसाद? हेमांग बोल रहा लेंस को पेड़ पे लटका दो। बेचारे पेड़ अरे बेटा कैसे दोगे सपोर्ट बताओ, वो लाइट ब्लॉक कर देगा कि नहीं पेड़? जाते हैं बेटा, उसके लिए अलग से वो व्हीकल भी डिजाइन करते हैं, अलग से क्रेन्स डिजाइन करते हैं। और जब वो लेंस ट्रांसमिट करते हैं तो जो रोड है पहले उस रोड को वो एकदम स्मूथ बनाते हैं, वो बहुत खर्चे वाला, जरा सा भी जर्क नहीं आना चाहिए। फैक्ट्री से जो टेलीस्कोप स्टेशन है वहां तक पूरी रोड को वो एक्स्ट्रा स्मूथ बनाते हैं, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। अरे बहुत झंझट है भाई, तारे देखना सपने में बहुत इजी है। हाँ है ना बेटा, मैं नाम भूल गया, वो एनसीईआरटी में दे रखा उसका नाम। ठीक है ये, सर वहीं बगल में बना लो, वाह 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 शाबाश। मतलब हर टेलीस्कोप के पास में एक फैक्ट्री तैयार करो, है ना आपकी देश में 4 जगह आपने टेलीस्कोप लॉन्च किए हैं, और चारों जगह एक एक फैक्ट्री बना दो। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कासाग्रेन टेलीस्कोप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं, ये थोड़ा सा फिनिश कर ले। देखो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हाँ बेटा, हेमांग जब जोर से थप्पड़ पड़ता है ना तो ऐसे स्टार दिखते हैं बट वो ऑफलाइन क्लास में है, अभी नहीं हेमांग बाबू आपको तो दिखाएंगे हम। सेंड कर दीजिए स्लाइड के पीडीएफ ग्रुप में प्लीज। बेटा अभी अलाउड नहीं है हम लोगों को, कभी कभार कोई इमरजेंसी में कोई भेज देता तो बात अलग है। देखो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दे दी है, टेलीस्कोप तक जो वेवलेंथ पहुंच रही है, और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर दे दिया है, फाइंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो इसमें बेटा लिमिट जो है वो एंगल है विच इज 1.22 लैम्डा बाई, मतलब क्या गंदा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है, कन्वर्ट कर लो 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में, और ए जो है 100 इंच, इसको 2.54 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर में, और 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में। ठीक है ना, 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर, आई थिंक गलत तो नहीं लिखा, मैं भूल रहा हूँ यार क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ये सही है कि नहीं, एनीबडी कैन कंफर्म? बिल्कुल ठीक। चलो मैं पूछ लूंगा सुहाना। चलो ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मैं इसको फिनिश कर दूंगा, कल डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पोलराइजेशन 2 दिन का है, फिर अपन मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा टेक केयर, खूब मन लगा के जुनून से, पॉजिटिव जुनून से पढ़ाई करो। यस, प्रिंस आज भेज दिए जाएंगे, आज भेज देंगे, भेज दो बेटा, डाउट्स भेज दो। चलो खुश रहो बेटा।
गुड नाइट। कल एक दिन के लिए लिया ना यार।